अस्सलाम वालेकुम। आज फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हम एनसेड्स के वन कैटेगरी है जिसको हम एंथ्रालिक एसिड डेरिवेटिव्स या फेनोमेट्स कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ पॉज़ द वीडियो एंड रीड दिस फर्स्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने एनसेट्स के इंट्रोडक्शन में और ओवरव्यू में वाली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में एनसेट्स के बारे में बात की। इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जा रही। आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज अ फ्यू थिंग्स बिफोर वी टॉक अबाउट फेनोमेट्स इन डिटेल। सो एनसेड्स स्टैंड फॉर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज ऑफ ड्रग्स, जिनका कॉमन पॉइंट यही है कि इन सबका इफेक्ट एक है। वो इफेक्ट क्या है? दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, दे आर एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं जिनमें से एक फैमिली फेनोमेट्स भी हैं, तो इन सब की जो इफेक्टिवनेस है इन टर्म्स ऑफ बीइंग एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ये वेरी कर सकती है। हर फैमिली की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट जस्ट रिमेंबर कि NSAIDs are one of the most widely used types of medications. They are very important drugs. और अगर आपको प्रोटोटाइप ड्रग कोई पूछे NSAID फैमिली का इन जनरल, दैट इज एस्प्रिन, एंड एस्प्रिन बिलोंग्स टू द सैलिसिलेट फैमिली। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यू कैन चेक दैट आउट। सो इसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट ये है कि कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो बहुत सारे केमिकल्स उसको मीडिएट करते हैं, राइट? उसके अंदर वन ऑफ द कैटेगरी इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे बनते हैं? वो बनते हैं बिकॉज ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे। वो क्या है? बेसिकली अगर आपको बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी अपनी कुछ याद हो तो यू कैन रिव्यू दिस टेबल विद मी। एराकिडोनिक एसिड पाथवे का आपने सुना होगा। उसमें ये बेसिकली है कि टिश्यू इंजरी के रिजल्ट में जो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड फॉस्फोलाइपिड्स होते हैं, उस पे फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है, एराकिडोनिक एसिड बनता है। एराकिडोनिक एसिड से आगे से फिर डिफरेंट पाथवेज चलते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम्स दैट एक्ट अपॉन इट। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो एराकिडोनिक एसिड पे जब एक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। अब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम जो होते हैं उनमें एक वाइटल फ़र्क ये है कि कॉक्स 1 एक हाउसकीपिंग रोल रखता है, यानी कि वो आम रूटीन में भी हमारी बॉडी में एक्टिव होता है क्योंकि उसके कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है? जैसे कि रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन रखना, स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट रखना, एक डोमिनेंटली एंटीकोएगुलेंट स्टेट रखना ब्लड की, ये कॉक्स 1 के काम है, ठीक है? कॉक्स 2 जो होता है वो हमेशा पैथोलॉजिकल सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, और इसके रिजल्ट में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं वो इन्फ्लेमेशन और पेन को मीडिएट करते हैं। एनसेड्स का बेसिकली रोल ही यही है कि ये कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, ठीक है? कॉक्स 1 को करे या 2 को करे, दोनों को करे, प्रेफ़रेंशियली किसको ज़्यादा करता है वो एक सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन वन लाइनर ये है कि कॉक्स एंजाइम को एनसेड्स इनहिबिट करते हैं, ठीक है? सो दैट इज़ योर मैकेनिज़्म। अब NSAIDs डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, दे कैन बी सिलेक्टिव एंड दे कैन बी नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब ये है कि शायद वो सिर्फ कॉक्स 2 के लिए सिलेक्टिव है, या फिर कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों के ऊपर इक्वली एक्ट करते हैं, तो इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड नॉन सिलेक्टिव। एस्पिरिन जो होती है फॉर एग्जांपल वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है कॉक्स 1 कॉक्स 2 को, व्हेयरएज अदर्स मे नॉट डू इट इरिवर्सिबली, इट कैन बी रिवर्सिबल एंड सो ऑन। प्रेफरेंशियल सिलेक्टिविटी होती है कॉक्स 2 के लिए या कॉक्स 1 के लिए भी sometimes. So there's a whole variety there in NSAIDs, right? So this picture is going to show you comprehensively कि NSAIDs को different तरीकों से classify किया जा सकता है. It can be classified according to chemical structure, it can be classified according to COX selectivity. तो मैंने जो अपनी NSAID की वीडियो सीरीज बनाई है, मैं केमिकल स्ट्रक्चर वाइज इनको डिस्कस करूंगी वन बाय वन, ठीक है? So now let's get to the video content which is about phenamates. Phenamic acid जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी एस्टर फॉर्म को हम फेनामेट कहते हैं, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे एनसेड्स के पेरेंट स्ट्रक्चर में शामिल होता है, मसलन मेफेनामिक एसिड, टॉल्फेनामिक एसिड, फ्लूफेनामिक एसिड एंड मिक्लोफेनामिक एसिड। इन ड्रग्स को एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी कहते हैं क्योंकि फेनामेट्स जो होते हैं ना
फेनामिक एसिड एक डेरिवेटिव है एंथ्रालेनिक एसिड का। ठीक है, एंथ्रालेनिक एसिड क्या चीज़ है? ये इज नाइट्रोजन आइसोएस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड विच इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एस्पिरिन। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे हियर कि जितने भी फेनामेट्स हैं उनके अंदर ये फेनामेट वाला जो पेरेंट स्ट्रक्चर है ये कॉमन है। और इसका दूसरा नाम एग्जाम में जो पूछ सकते हैं वो ये कि एंथ्रालेनिक एसिड का डेरिवेटिव है। सो ये आपके ड्रग्स हैं इस कैटेगरी में। आई रिपीट, मेफेनेमिक, टोल्फेनेमिक, फ्लूफेनेमिक एंड मेक्लोफेनेमिक एसिड। तो इधर इजी टू मेमोराइज, सबके एंड में एक ही तरह का फेनेमिक वाला पार्ट है, तो आई यू शुड बी एबल टू इजीली पिक दीज। फार्माकोकाइनेटिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी। मेफेनेमिक एसिड जो होता है वो गट से ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी पीक कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में 1 to 4 आवर्स में होती है। तकरीबन 90% ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर सकता है, लिवर से मेटाबोलाइज होता है, और मेफेनेमिक एसिड के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो यूरिन और फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं। अब ये मैंने टेबल बनाए हैं जस्ट फॉर योर टू पिक योर इंटरेस्ट। ये पाकिस्तान में अवेलेबल ब्रांड्स हैं, फॉर्म्स हैं, डोजेज, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि ये किस किस तरह जो है वो प्रिस्क्राइब होते हैं। सो दीज आर द फेमस ब्रांड्स। इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल है, प्लीज़ इसको प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए या प्रिस्क्राइब करने के लिए किसी को ना यूज़ करिएगा। सो द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन दिस होल फैमिली आई वुड से इज पॉन्स्टन, राइट? पॉन्स्टन फोर्ट एंड पॉन्स्टन ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है। So I want you to think of Pondstone when you're thinking about Venemids, okay? So इसके साइड इफ़ेक्ट्स जनरली वही हैं जो एनसेड्स के होते हैं, जिसमें आपके जीआई साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड स्टमक पेन, डायरिया, एंड सिवियर केसेस में अल्सर्स और ब्लीडिंग हो सकते हैं। हाँ, एक यूनिक साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके साथ हीमोलिटिक एनीमिया हैज़ बीन रिपोर्टेड। एग्ज़ाम की पॉइंट इसके लिए ये है कि जनरली ये बाकी एनसेड से सुपीरियर तो नहीं प्रूव हुए इन टर्म्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। टोल्फेनेमिक एसिड जो है वो उसका ख़ास तौर पे माइग्रेन सिम्पटम्स को रिड्यूस करने में एक उसकी एज है। फ्लूफेनेमिक एसिड जो होता है वो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन इट्स नॉट यूज दैट कॉमनली नाउ बिकॉज इससे भी बेहतर एनसेड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मेफेनेमिक एसिड इज़ प्रॉबली सारी फैमिली में सबसे ज़्यादा यही प्रिस्क्राइब होता है आजकल, और वो भी डिसमेनोरिया के लिए, यानी कि जो पीरियड पेन्स होती हैं उसके लिए होता है। टू सम डिग्री माइल्ड दर्जे का जो मेनोरेजिया है, हैवी पीरियड्स होते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर आर्थराइटिस। अगर आपको वन वर्ड याद करना है, most important member of this family is mefenamic acid, and the most common indication of prescription is dysmenorrhea. Okay, so I hope you understood. I hope it was easy. I hope you enjoyed this video. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, where I post frequently. Inshallah, और videos के साथ हाजिर होंगी. If you want to know more about other NSAID families, you can check that out. Allah Hafiz.